हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ प्रभातम। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं और मौर्योत्तर काल में हमने सातवाहन वंश के बारे में पिछली क्लास में देखा था। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शक वंश के बारे में। शक वंश के बारे में दोस्तों हम बात करें तो जो शक वंश है, ये मूलतः जो शक थे, ये पूर्वी ईरान से भारत में आए थे। उन्होंने पूर्वी ईरान में जो यमन शासक थे, उन यमन शासकों को पराजित किया और यमन शासकों को पराजित करने के बाद ये भारत की तरफ बढ़े। दोस्तों, बात करें जो शक है, ये शक मूलतः सीरिया के निवासी हैं। कहाँ के दोस्तों? सीरिया के निवासी हैं। और जो शक थे दोस्तों, ये शक एक खानाबदोश, बर्बर और एक हिंसक प्रजाति थी। कैसी? बर्बर, खानाबदोश और हिंसक प्रजाति। खाने के चक्कर में किसी दूसरे को मार देना, काट देना, हिंसा का काम करना, यही इनका मुख्य काम था। दोस्तों, बात करें शकों के बारे में तो शक ऐसा माना जाता है कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला पर पहला शासन करने वाला जो शक शासक था वो मेउस था। कौन था दोस्तों? मेउस था। लगभग 20 ईसा पूर्व से 22 ईसा पूर्व के मध्य मेउस ने तक्षशिला पर शासन किया था। दोस्तों, हेडिंग डालिए शक वंश। शक वंश बात करें दोस्तों शक वंश के बारे में तो मैंने बताया शक वंश सीरिया की क्या थी? एक खानाबदोश, बर्बर, हिंसक जाति थी। तो लिखो शक सीरिया की एक खानाबदोश, हिंसक व बर्बर जाति थी। शकों ने अपने साम्राज्य की स्थापना स्थापना पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों के यमन शासकों को पराजित कर स्थापित की। क्या दोस्तों? इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना कब की? जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, उस पश्चिमोत्तर प्रांत तक्षशिला के आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर जो यमन शासक थे, उन यमन शासकों को पराजित कर शकों ने क्या कर लिया? उस पश्चिमोत्तर प्रांत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दोस्तों, बात करें जो तक्षशिला है, उस तक्षशिला पर आक्रमण करने वाला या शासन करने वाला पहला शासक जो शक था वो मेउस था। कौन था? मेउस। तो तक्षशिला पर शासन करने वाला पहला शक शासक मेउस था। कौन था दोस्तों? मेउस था। और मेउस ने लगभग 22 ईसा पूर्व से लगभग 20 ईसा पूर्व के मध्य तक शासन किया था। तो लिखो इस मेउस ने 22 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक तक्षशिला पर शासन किया था। किस पर दोस्तों? तक्षशिला पर किसने शासन किया था? अब बात करें दोस्तों जो शक हैं, इन शकों की मुख्यतः भारत में 3 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। कितनी दोस्तों? 3 शाखाएं। 3 शाखाओं में बात करें, एक तो मथुरा के शक हो गए। कहाँ के दोस्तों? मथुरा के शक। एक महाराष्ट्र के शक हो गए और एक सौराष्ट्र या मालवा के शक। तो शकों की 3 शाखाएं हैं। शकों की मुख्यतः 3 शाखाएं भारत में देखने को मिलती है। कौन सी दोस्तों? 3 शाखाएं। 3 शाखाओं में हम बात करें तो पहली शाखा है तो वो है मथुरा के शक। मथुरा की शक। दूसरी शाखा के बारे में बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के शक। महाराष्ट्र के शक। और जो तीसरी बात करें तो वो है सौराष्ट्र या मालवा के। सौराष्ट्र या मालवा के शक। सौराष्ट्र या मालवा के शक। तो ये मुख्यतः ये 3 शाखाएं हमें देखने को मिलती है। हम सबसे पहले बात करें दोस्तों मथुरा के शकों के बारे में। तो मथुरा के शकों के बारे में जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में उल्लेख किया गया है कि जो मालवा के शक थे, इन मालवा के शकों को विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व पराजित किया गया। अतः ये भाग करके मालवा से कहाँ आ गए? मथुरा आ गए। कौन? मथुरा के जो शक थे वो किसने पराजित किया? विक्रमादित्य ने पराजित किया। इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की। किसकी दोस्तों? विक्रम संवत की शुरुआत की। किसकी दोस्तों? विक्रम संवत की शुरुआत
कि अब बात करें दोस्तों, जो मथुरा है, इस मथुरा का जो प्रथम शक शासक हमें देखने को मिलता है वो राजुल था। कौन था? राजुल। और यहाँ इसने महाशतरप की उपाधि धारण की थी। जो राजुल शक शासक था, इस राजुल ने कौन सी उपाधि धारण की? महाशतरप की उपाधि धारण की थी। अब देखिए जो कालांतर है, अब धीरे धीरे समय बदलता गया। कालांतर में जो पश्चिमोत्तर भारत था, अर्थात तक्षशिला के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां के जो समीपवर्ती क्षेत्र है, वहां के समीपवर्ती क्षेत्रों में हमने देखा कि जो शक है, उन शकों को दो शाखाएं हमें देखने को मिलती है। एक तो मथुरा के शक हो गए और एक सौराष्ट्र या मालवा के शक हो गए। कहां के? एक सौराष्ट्र या मालवा के शक हो गए। तो दोस्तों ये दो शाखाएं हमें देखने को मिलती है। तो ये मथुरा के शक हैं, इनके बारे में लिख लो। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार 57 ईसा पूर्व मालवा के शकों पर विक्रमादित्य द्वारा आक्रमण किया गया, जिससे बचकर वे मथुरा आ गए। कहाँ गए दोस्तों? मथुरा आ गए। और मथुरा में देखा कि हमने जो विक्रमादित्य है, इस विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व किसको? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो लिखो, विक्रमादित्य द्वारा 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की गई। अब पहले शासक के बारे में बात करें, जो मथुरा का पहला शक शासक था, तो जो राजुल है, वो पहला शक शासक हमें देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें जो राजुल है, इस राजुल ने महाशतरप की उपाधि धारण की थी। तो ये भी लिख लो, मथुरा का पहला शक शासक राजुल था, जिसने महाशतरप की उपाधि धारण की थी। किसकी दोस्तों? महाशतरप की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो पश्चिमोत्तर भारत है, उस पश्चिमोत्तर भारत के जो सीमावर्ती प्रांत है, उस सीमावर्ती प्रांत में हमें दो शकों की शाखाएं देखने को मिलती है। तो महाराष्ट्र के शक और दूसरे सौराष्ट्र और मालवा के शक। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट शाखा है दोस्तों शकों की, उसके बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट शाखा है महाराष्ट्र के शैरात्र या शक शासक। आगे दोस्तों महाराष्ट्र के शैरात्र या शक शासक। तो महाराष्ट्र के शैरात्र या शक वंश के बारे में हम बात करें तो जो महाराष्ट्र का शैरात्र वंश है, इसका जो प्रथम शासक है वो भूमक माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों? भूमक माना जाता है। जबकि महाराष्ट्र का जो ये शैरात्र या शक वंश है, इसका सबसे प्रसिद्ध शासक हम देखें दोस्तों तो नहपान को माना जाता है, जो कि एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक हुआ है इस शैरात्र वंश का। दोस्तों इसके सिक्के, अर्थात इसने बहुत सारे सिक्कों का प्रचलन करवाया। इसके सिक्के हमें अजमेर से लेकर के जो नासिक के मध्य का भूभाग है, इसमें अनेक प्रकार के सिक्के हमें इसके देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके काल में जो सोने और चांदी के सिक्के थे, उन सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात हमें 1:35 में देखने को मिलता है। 35 चांदी के सिक्कों का जो मूल्य है वो किसके बराबर है? एक सोने के सिक्के के बराबर है। तो इसके काल में जो विनिमय दर थी सोने और चांदी के सिक्कों की, तो वो थी 1:35। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो महाराष्ट्र के शैरात्र या शक वंश का प्रथम राजा भूमक को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? भूमक को माना जाता है। अब दोस्तों जो भूमक है, इस भूमक के बाद जो शैरात्र वंश है, इसमें प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? नहपान। देखो इस वंश का सबसे प्रसिद्ध व प्रतापी शासक नहपान को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? नहपान को माना जाता है, जिसने अनेक प्रकार के सोने व चांदी के
सिक्के चलवाए। नहपान के सिक्के, पान के सिक्के अजमेर से नासिक के मध्य मध्य बहुतायत मात्रा में मिले हैं। किसमें मिले दोस्तों? बहुतायत मात्रा में, अर्थात बहुत सारी मात्रा में हमें नहपान के सिक्के देखने को मिले हैं। कहां से कहां तक? अजमेर से लेकर और नासिक के मध्य का जो भूभाग है। अब देखिए दोस्तों, जो नहपान है, इस नहपान के समय जो सिक्कों की विनिमय दर थी वो 1:35 थी। नहपान के समय सोने व चांदी के सिक्कों की विनिमय दर, सिक्कों की विनिमय दर 1:35 थी। कितनी थी दोस्तों? 1:35 थी। हम नहपान के बारे में बात कर रहे हैं। नहपान के बारे में एक कथा प्रचलित है कि इसका जो राजकोष है ये बहुत भरा भरा, अर्थात बहुत मात्रा में इसके पास खजाना था। और इसी को देखते हुए जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान पर आक्रमण किया और नहपान को पराजित कर दिया। किसको? नहपान को पराजित कर दिया। और इसका जो जोगलथुम्बी में इसका जो कोषागार था, उस कोषागार पर भी किसने अधिकार कर लिया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उस पर अधिकार कर लिया। तो हमें ग्रंथों से देखने को मिलता है कि नहपान के जो साम्राज्य था इसमें इसके पास खजाना बहुत अधिक मात्रा में था। और इस पर आक्रमण किसने किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस पर आक्रमण कर इसके जोगलथुम्बी नामक जो कोषागार है उसको भी अपने अधीन कर लिया। तो दोस्तों ये भी डाल लो। नहपान के खजाने को ध्यान में रखकर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस पर आक्रमण किया तथा इसे पराजित कर इसके जोगलथुम्बी कोषागार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपना अधिकार क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। दोस्तों ये हमने बात की मोटी मोटी महाराष्ट्र के क्षरात्र वंश के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सौराष्ट्र या मालवा के जो शक शासक थे उनके बारे में। तो दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट दोस्तों जो शकों की शाखा है वो सौराष्ट्र या मालवा के शक। तो लिखो सौराष्ट्र या मालवा के शक। तो ब्रैकेट में से कारमदक शासक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कारमदक शासक। दोस्तों इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हम बात करें तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन को माना जाता है। दोस्तों रुद्रदामन, वही रुद्रदामन जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। दोस्तों बात करें जो सौराष्ट्र मालवा के शक शासक है, इन सौराष्ट्र और मालवा के शक शासकों का प्रथम शासक चष्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है? चष्टन को। चष्टन के बाद इसका पुत्र जयदामन शासक बना और जयदामन के बाद रुद्रदामन हमें शासक के रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। सौराष्ट्र या मालवा के शकों का प्रथम शासक चष्टन था। कौन था दोस्तों? चष्टन था। देखो चष्टन के बाद जयदामन तथा जयदामन के बाद रुद्रदामन शासक बना। कौन बना दोस्तों? रुद्रदामन शासक बना। अब बात करें जो रुद्रदामन था, जो मालवा और सौराष्ट्र के शक शासक थे दोस्तों, इसका सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था। तो लिख लो रुद्रदामन मालवा व सौराष्ट्र के शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध व प्रतापी शासक था। कौन दोस्तों? रुद्रदामन। हम किसके बारे में बात करें? रुद्रदामन के बारे में। दोस्तों जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि इसने लगभग 145 ईसा पूर्व शासन की बागडोर संभाली। कब? लगभग 145 ईसा पूर्व क्या संभाली? शासन की बागडोर संभाली। रुद्रदामन ने लगभग 145 ईस्वी में शासन की बागडोर
संभाली। किसने दोस्तों? रुद्रदामन ने। कब संभाली? 145 ईस्वी में लगभग शासन की बागडोर संभालने वाला शासक कौन था? रुद्रदामन था। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों कि जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन के बारे में हमें जानकारी जो जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख है, उस अभिलेख से, जिसे गिरनार का अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख या रुद्रदामन का अभिलेख भी कहते हैं, उससे हमें प्राप्त होती है। दोस्तों इस जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन ने जो इसके शासनकाल के समय क्या हुआ कि जो सुदर्शन झील थी, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, तो पुष्यगुप्त द्वारा उस झील का निर्माण करवाया गया था। तो इसके काल में क्या हुआ, उस झील का जो पाल थी वो पाल टूट गई। पाल टूटने के कारण क्या हुआ, जो झील का पानी था वो चला गया। तो झील की पुनः मरम्मत करवाने का काम किसने करवाया? रुद्रदामन ने किया। किसने किया दोस्तों? रुद्रदामन ने। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है, उस जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि सुदर्शन झील की पुनर्निर्माण का कार्य भी किसने किया? रुद्रदामन ने किया। तो देखो रुद्रदामन के बारे में जानकारी जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख से मिलती है, जिसमें लिखा गया है कि सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का निर्माण, सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण रुद्रदामन द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? रुद्रदामन द्वारा करवाया गया। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण तो किसके शासनकाल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। लेकिन जो शक शासक रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन के काल में क्या हुआ? इसकी पाल टूट गई। पाल टूटने के कारण इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया दोस्तों? रुद्रदामन ने करवाया। अब जो रुद्रदामन है, उस रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रतापी शासक ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान भी था। दोस्तों इसने जो अपना राज्य दरबार था, इस राज्य दरबार में संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा के रूप में स्थापित किया तथा जो वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म था उसको अपना राजकीय धर्म घोषित किया। किससे दोस्तों? रुद्रदामन ने। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो। रुद्रदामन ने अपने राज्य में राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत तथा राजकीय धर्म के रूप में वैदिक या ब्राह्मण धर्म को जगह दी। दोस्तों कारण क्या था कि जो रुद्रदामन है ये एक महान विजेता के साथ साथ क्या था? ये एक विद्वान भी था। लिखो क्योंकि रुद्रदामन महान विजेता के साथ साथ एक विद्वान भी था। क्या था दोस्तों? विद्वान भी था। तो रुद्रदामन क्या था? एक विद्वान भी हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो रुद्रदामन है, इस रुद्रदामन के शासनकाल के बारे में हम बात करें तो रुद्रदामन का शासनकाल लगभग 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य का जो शासनकाल है वो रुद्रदामन के शासनकाल के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे शासक आए जिनको हम जो मालवा या सौराष्ट्र है, इस मालवा या सौराष्ट्र के शक शासकों में गिनते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब मालवा या सौराष्ट्र के जो शक शासक थे उनके बारे में नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो रुद्रदामन है। इस रुद्रदामन का शासनकाल मैंने आपको बताया 130 से 150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो रुद्रदामन के बाद अनेक ऐसे शासक हुए जिन्होंने मालवा पर या सौराष्ट्र पर शासन करने का काम किया, जिनमें रुद्रदामन का जो पुत्र था दायसमन। कौन? दायसमन। तो दायसमन ने शासन करने का कार्य किया। दायसमन के बाद जीवदामन और जीवदामन के बाद में रुद्र सिंह प्रथम। ठीक है, इस प्रकार जीवदामन। और हम देखें इस कड़ी में जो अंतिम शक शासक माना जाता है वो रुद्र सिंह तृतीय माना जाता है। कौन माना जाता है दोस्तों? रुद्र सिंह तृतीय माना जाता है। रुद्र सिंह तृतीय जो था, उस रुद्र सिंह तृतीय को तत्कालीन गुप्त शासक
सेकंड द्वारा पराजित किया गया और चंद्रगुप्त सेकंड ने इस शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में सकारी की उपाधि धारण की थी। किसकी दोस्तों? सकारी की उपाधि धारण की थी। तो लिख लो ये। शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड था, जिसे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा पराजित किया गया। दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने जो शक शासक है इसको पराजित करने के उपलक्ष्य में किसकी उपाधि धारण की? सकारी की उपाधि धारण की। तो ये भी लिख लो दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड ने इस उपलक्ष्य पर सकारी की उपाधि धारण की। जिसकी दोस्तों? सकारी की उपाधि धारण की। और सकारी का मतलब होता है शकों पर विजय प्राप्त करने वाला। क्या? शकों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो शकों का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। अब बात करें दोस्तों, जो शक शासन काल है जो मालवा सौराष्ट्र का है, इसमें सबसे बड़ा हमें जो साहित्यिक प्रमाण है वो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। और एग्जामिनर हमेशा जो जूनागढ़ अभिलेख है उस जूनागढ़ अभिलेख से क्वेश्चन पूछता है। हेडिंग डालो, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख कौन सा दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख किसका लिखा हुआ है? रुद्रदामन का। किसका दोस्तों? रुद्रदामन। किसने लिखा? रुद्रदामन ने लिखा। अब बात करें दोस्तों, जो जूनागढ़ अभिलेख है इस जूनागढ़ अभिलेख की खोज 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई। किसके द्वारा? तो खोज लिखो, जेम्स प्रिंसेप। किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने जूनागढ़ अभिलेख की क्या की दोस्तों? खोज की। और खोज करने के बाद यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उन साक्ष्यों का प्रकाशन उन्होंने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक जो समाचार पत्र था उसमें प्रकाशन करवाया दोस्तों। प्रकाशन जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसमें दोस्तों? जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक जो समाचार पत्र था उसमें इन्होंने इसका प्रकाशन करवाया। अब बात करें दोस्तों, जो जूनागढ़ अभिलेख है इस जूनागढ़ अभिलेख में कुल 20 पंक्तियां उत्कीर्ण है। कितनी पंक्तियां उत्कीर्ण है दोस्तों? 20 पंक्तियां उत्कीर्ण है। अब बात करें जो 20 पंक्तियां हैं, इन 20 पंक्तियों में से वर्तमान में हम देखें तो केवल 4 पंक्तियां ही सुरक्षित रूप से हमें देखने को मिलती है, अर्थात जो पूरा लेखांकन है उन पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बाकी जो 16 पंक्तियां हैं उन 16 पंक्तियों पर जो लेखांकन किया हुआ है वो थोड़ा सा मिट सा गया है। तो स्पष्ट रूप से जो 4 नीचे की पंक्तियां हैं उनका जो लेखांकन है वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो रुद्रदामन का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख से जो रुद्रदामन का शासनकाल है उस रुद्रदामन के शासनकाल के बारे में पूरी हमें जानकारी देखने को मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख का जो समय काल है वो लगभग 150 ईस्वी माना जाता है। कितना माना जाता है? तो 150 ईस्वी माना जाता है। तो जूनागढ़ अभिलेख लिखा किसने? रुद्रदामन ने। खोज किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स प्रिंसेप ने इसका प्रकाशन किसमें करवाया? जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी नामक जो समाचार पत्र था उस समाचार पत्र में इसका प्रकाशन करवाया गया है। दोस्तों जो ये जूनागढ़ अभिलेख है इसका जो हम समय अवधि देखें तो लगभग कब का है? तो लगभग 150 ईस्वी का ये माना जाता है। कब का दोस्तों? 150 ईस्वी के कालखंड का ये अभिलेख माना जाता है। अब इतना हमने जो शक वंश है उसके बारे में देख लिया दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पहला वंश। एक बार आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे पहला वंश के बारे में। पहला वंश ही मुख्यतः पर्सिया ईरान के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? पर्सिया ईरान के निवासी थे। पल्लव वंश के बारे में हम बात करें तो पल्लव वंश के जो वास्तविक संस्थापक है वो वास्तविक संस्थापक मित्रदात को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मित्रदात को माना जाता है। लेकिन जो मित्रदात प्रथम है इसके बाद शासक हुआ है मित्रदात सेकंड। और मित्रदात सेकंड जो पल्लव वंश है इस पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। अर्थात इस समय का जो पल्लव वंश है और पल्लव वंश के जो शासक थे उन शासकों में सबसे महान शासक में जिसकी गणना होती है वो था मित्रदात सेकंड। कौन था दोस्तों? मित्रदात सेकंड। जबकि भारत में बात करें, भारत में जो पहला वंश है इस पहला वंश के पहले शासक के रूप में हम देखें तो बोनोनीज को हम देखते हैं कि बोनोनीज भारत में पहला पहलव शासक था। तो दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिए। पहलव वंश, पहलव ये मूलतः पर्सिया ईरान के निवासी थे। कहां के दोस्तों?
पर्सिया ईरान के निवासी थे। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक मित्रदात प्रथम को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मित्रदात प्रथम को माना जाता है। जबकि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मित्रदात सेकंड था। कौन था दोस्तों? मित्रदात सेकंड। और संस्थापक कौन है? मित्रदात प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब भारत में बात करें दोस्तों, तो भारत में पहला वंश का प्रथम शासक बोरोनिज को माना जाता है। भारत में पहला वंश का प्रथम शासक बोरोनिज को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? बोरोनिज को माना जाता है कि बोरोनिज था वो पहला वंश का प्रथम शासक था। कहां पे दोस्तों? भारत में। तो भारत में पहला वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो सबसे प्रतापी शासक था गोंडो फर्नीज। कौन था? गोंडो फर्नीज। जबकि पहला शासक कौन था? बोरोनिज। पहला शासक कौन था दोस्तों? बोरोनिज। तो लिखो भारत में पहला वंश का सबसे प्रतापी शासक गोंडो फर्नीज था। कौन था दोस्तों? गोंडो फर्नीज था। बोरोनिज का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? बोरोनिज का शासनकाल माना जाता है कब से? 58 ईसापुर से 18 ईसापुर के मध्य का जो शासनकाल है वो बोरोनिज का शासनकाल माना जाता है। और भारत में जो पहला वंश है, पहला वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गोंडो फर्नीज था। दोस्तों गोंडो फर्नीज के बारे में जो ईसाई अनुश्रुति है, उस ईसाई अनुश्रुति में कहा गया है कि ये संपूर्ण भारत का क्या था? राजा था। क्या कहा गया उसमें? जो ईसाई अनुश्रुति है उसमें क्या कहा गया है? गोंडो फर्नीज के लिए कहा गया है कि ये संपूर्ण भारत का क्या था? सम्राट या राजा था। गोंडो फर्नीज के लिए ईसाई अनुश्रुति में कहा गया है कि यह संपूर्ण भारत का स्वामी था। संपूर्ण भारत का क्या था दोस्तों? संपूर्ण भारत का स्वामी था। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? गोंडो फर्नीज की। तो गोंडो फर्नीज का उल्लेख किसमें किया गया है? ईसाई अनुश्रुति में। और ईसाई अनुश्रुति में कहा गया है कि संपूर्ण भारत का क्या था? स्वामी था। संपूर्ण भारत का क्या था दोस्तों? स्वामी था। कुषाण वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? कुषाण वंश के शासकों द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई। दोस्तों जो पहला शासक है उन पहला शासकों का तो ये भी नोट कर लो दोस्तों। तो पहला वंश को पराजित कर कुषाण वंश के शासकों द्वारा, कुषाण वंश के शासक कौन? कुजुल कडफिसस ने जो पहला शासक है उनको पराजित कर कुषाण वंश की स्थापना की। तो ये लिख लो, पहला शासकों को पराजित कर कुषाण शासक कुजुल कडफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? कुषाण वंश की स्थापना की। किसने? कुजुल कडफिसस ने। तो दोस्तों ये बात थी पहला वंश के बारे में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो भारत पर लंबे समय तक जिसने शासन किया और जिसमें महान प्रतापी अनेक शासक हुए उसके बारे में, और वो है कुषाण वंश। दोस्तों नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो वो नेक्स्ट वंश है कुषाण वंश। तो हेडिंग डालो कुषाण वंश। कुषाण वंश। दोस्तों हम कुषाण वंश के बारे में बात करें तो कुषाण वंश है, इन कुषाणों को भी एक विदेशी जाति के रूप में जाना जाता है कि कुषाण भी क्या थे? एक विदेशी जाति थे। अब इनके बारे में उल्लेख हमें कहां से मिलता है दोस्तों? एक चीनी इतिहासकार है फान ए। कौन? फान ए। और फान ए ने अपनी पुस्तक हाउ हंसू, कौन सी?
हाउ हांसू में उल्लेख किया है कि भारत में 25 ईस्वी से 125 ईस्वी तक यूची जाति का शासन था। किसका शासन था दोस्तों? यूची जाति का शासन था। तो जो फान ए है, तो उस फान ए ने जो कुषाण है, इन कुषाणों को यूची जाति का बताया है। किसने? फान ए ने। तो ये भी नोट कर लो, कुषाण भी मुख्यतः विदेशी जाति के थे, जिसका उल्लेख चीनी इतिहासकार फान ए ने अपनी पुस्तक हाउ आंसू में किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत पर 25 ईस्वी से 125 ईस्वी तक यूची जाति का शासन था। अतः इससे अनुमान लगाया जाता है कि यूची जाति कुषाणी थे। कौन थे? कुषाणी थे। तो लगभग 25 ईस्वी से 125 ईस्वी तक किसका शासन था? यूचियों का शासन था। और इसका उल्लेख किसने किया है? इसका उल्लेख फान ए ने अपने ग्रंथ हाउ हांसू में किया है। और उन्होंने कहा है कि जो कुषाण थे ये किस जाति के थे? यूची जाति के थे। किस जाति के थे दोस्तों? यूची जाति के थे। अब बात करें जो कुषाण वंश है, इस कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस किसके द्वारा? कुजुल कड़फिसस के द्वारा की गई। तो ये भी लिख लो, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस द्वारा की गई। किसके द्वारा? कुजुल कड़फिसस के द्वारा। अर्थात कुजुल कड़फिसस था, इसने किसकी स्थापना की? कुषाण वंश की स्थापना की। दोस्तों हम केवल वो मैटर पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अन्यथा पढ़ाने को तो बहुत सारा ऐसा मैटर है जो हम इसमें फालतू में ठूस दें, ठीक है। तो उस मैटर का क्या है, उस मैटर का संबंध एग्जाम से होता नहीं है। एग्जामिनर जो पूछता है केवल वही हम पढ़े तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हम केवल इसमें वही पॉइंट और टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो वो लाइनिंग वो लिखी है मैंने, जैसे आपसे पूछ लिया कि किस इतिहासकार ने कुषाण है, कुषाणों को यूची जाति का कहा है, तो यहाँ ऑप्शन आ गया फान ए। तो आपको आता है तो आप लगा दोगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली पूछता है कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कड़फिसस ने की। तो दोस्तों डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो हम बात कर रहे हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। दोस्तों जो कुजुल कड़फिसस है, उस कुजुल कड़फिसस के बाद राजा हुआ विम कड़फिसस। कौन था दोस्तों? विम कड़फिसस। दोस्तों विम कड़फिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले ही चालू करने वाला या जारी करने वाला शासक था विम कड़फिसस। तो दोस्तों कौन से वंश का था? कुषाण वंश का। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। किसने जारी किए दोस्तों? कुषाणों ने जारी किए। तो विम कड़फिसस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। अब दोस्तों जो यूपी है, यूपी में मथुरा के पास एक माठ जगह है, और उस माठ से एक सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है। जिसकी? सिंहासन बैठे हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है। और उस मूर्ति के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि ये कौन है? विम कड़फिसस है। ये कौन है? विम कड़फिसस है। और इसकी समकक्षता किससे की? विम कड़फिसस से की। अर्थात जो मूर्ति मिली है माठ से, उसकी समकक्षता किसके साथ की गई? विम कड़फिसस के साथ की गई। तो लिखो कुजुल कड़फिसस के बाद कुजुल कड़फिसस के बाद विम कड़फिसस शासक बना, जिसने सोने के सिक्के चलवाए। जिसने क्या चलवाए? सोने के सिक्के चलवाए। दोस्तों लिखो यूपी के मथुरा जिले के माठ क्षेत्र में एक सिंहासनारूढ़ प्रतिमा मिली है,
कौन सी दोस्तों? सिंहासनारूढ़ प्रतिमा मिली है जिसकी समकक्षता प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने विम कर्पिसस के साथ की। किसके साथ दोस्तों? विम कर्पिसस के साथ की। काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा कि जो ये प्रतिमा है ये किसकी है? विम कर्पिसस की है। किसकी है? विम कर्पिसस की है। विम कर्पिसस के शासनकाल के बारे में हम बात करें दोस्तों तो लगभग 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक विम कर्पिसस ने क्या किया? शासन किया। कब से कब तक? 65 से 78 ईस्वी तक विम कर्पिसस ने शासन किया। तो ये भी नोट कर लो दोस्तों, विम कर्पिसस ने 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों विम कर्पिसस के बाद प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क आया। तो देखो इसके बाद कनिष्क ने शासन किया। किसने दोस्तों? कनिष्क ने शासन किया। तो हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन जिसके बारे में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम कनिष्क पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट कुषाण शासक कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हेडिंग डालो कनिष्क। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? कनिष्क। विम कर्पिसस के बाद लगभग 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा। तो शासन प्रारंभ किया कब? 78 ईस्वी में। ठीक है। और इस 78 ईस्वी में जब ये शासन पर बैठा तब इसने शक संवत की शुरुआत की। किसकी दोस्तों? शक संवत की। तो राज्याभिषेक होते इसने किसकी शुरुआत की? तो लिखो कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक पर शक संवत की शुरुआत की। किसकी दोस्तों? शक संवत की शुरुआत की। तो शक संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी में। कब दोस्तों? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। और किसने की? कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई। दोस्तों बात करें कनिष्क के बारे में तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और विद्वान शासक था। क्या? सबसे प्रतापी और विद्वान शासक था। हम देखें जो कनिष्क है, इस कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार एशिया से, कहां से? एशिया से सारनाथ तक। तो जो पर्शिया है वो पर्शिया से लेकर जो सारनाथ के मध्य का भूभाग था वहां तक इसने अपना जो राज्य था उसका विस्तार कर लिया था। और इसकी राजधानी के रूप में हमें फिरोजपुर, पेशावर देखने को मिलती है। तो देखो यह है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी व विद्वान शासक था। देखो कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार पर्शिया से सारनाथ तक किया तथा अपनी राजधानी के रूप में फिरोजपुर, जिसे हम वर्तमान में पेशावर कहते हैं, फिरोजपुर को स्थापित किया। किसको दोस्तों? फिरोजपुर को स्थापित किया। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी के रूप में किसको बनाया? फिरोजपुर को बनाया। अब बात करें, मैंने बताया कि जो शक संवत है, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की और कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व अपने राज्याभिषेक के साथ इस संवत की क्या की? शुरुआत की। अब जो बात करें कनिष्क के बारे में, कनिष्क ने जो 78 ईस्वी से लेकर, कब से लेकर दोस्तों? 78 ईस्वी से लेकर लगभग 23 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक दोस्तों? 23 वर्ष तक इसने शासन करने का काम किया। और इसके शासन के दौरान जो उत्तर भारत का क्षेत्र था वो उत्तर भारत का क्षेत्र प्रमुख व्यापार का केंद्र था। क्या था दोस्तों? प्रमुख व्यापार का केंद्र था। तो ये नोट करो। कनिष्क ने लगभग 23 वर्ष शासन किया और इस शासन के दौरान उत्तर भारत प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। तो किसके काल की बात कर रहे हैं हम? कनिष्क के काल की बात कर रहे हैं। जो उत्तर भारत है ये किसके शासनकाल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और जो कल्लण है उस कल्लण की राजतरंगिणी में उल्लेख किया गया है कि जो कनिष्क है उस कनिष्क ने
जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की भी स्थापना की। तो ये भी नोट कर लो। कल्लण की राज तरंगिणी तरंगिणी में उल्लेख किया गया है कि कनिष्क ने जम्मू एंड कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। किसकी दोस्तों? कनिष्कपुर नामक नगर भी किसने बसाया? कनिष्क ने बसाया। और कहां पे बसाया? जम्मू कश्मीर में इस कनिष्कपुर नामक नगर की इसने स्थापना की। अब दोस्तों बात करें जो कनिष्क है, मैंने कहा कि वो महान शासक था और एक विद्वान भी था। विद्वान के बारे में बात करें तो जो कनिष्क है इसके शासनकाल में बौद्ध विद्वान अश्वघोष रहते थे। दोस्तों कौन रहते थे? अश्वघोष रहते थे। और उस अश्वघोष से प्रेरित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो लिखो, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष रहते थे, जिसके प्रभाव से कनिष्क ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो किसके प्रभाव से ग्रहण किया दोस्तों? अपने दरबारी कवि अश्वघोष के प्रभाव के कारण कनिष्क ने कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब जो कनिष्क है, इस कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कौन सी बौद्ध संगीति का दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? वसुमित्र द्वारा की जाती है। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, क्या बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उसमें जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, उस अभिधम पिटक की रचना होती है। और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है वो हमारे सामने आते हैं। अर्थात तीन पिटकों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक की संज्ञा किसमें दी जाती है? चतुर्थ बौद्ध संगीति में दी जाती है। ये भी लिख लो। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? वसुमित्र द्वारा की गई। और कब की गई? कहां पे? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ था। और वसुमित्र ने क्या की? इसकी अध्यक्षता की। लिखो, इसमें बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना हुई। किसकी? अभिधम पिटक की रचना हुई। दोस्तों यही बौद्ध संगीति है। इस बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। किस में हो गया था? हीनयान और महायान, इन दो भागों में विभक्त हो गया था। और जो ये बौद्ध संगीति है, इस बौद्ध संगीति में ही महाविभाष नामक ग्रंथ की भी रचना की गई, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो हम चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात कर रहे थे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। और इस समय शासक था कनिष्क। कौन था दोस्तों? कनिष्क। और इसमें बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना हुई। और इसी कालखंड में जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इसमें बौद्ध धर्म कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो गया। दोस्तों ये क्या है? आपस में एक कड़ी जुड़ी हुई है इतिहास की। ठीक है, बौद्ध धर्म पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा बौद्ध संगीतियों को। ठीक है, इसके बाद हमने जो मौर्य पढ़ा, अशोक के काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो मौर्य पढ़ा, तब भी हमने बौद्ध संगीति पढ़ी। ठीक है, और अब हम फिर पढ़ रहे हैं बौद्ध संगीति। सातवाहन शासकों में हमने बौद्ध संगीति पढ़ी। तो दोस्तों इनका आपस में संबंध है। जो पीछे जितना पढ़ाया हमने उसमें से आप बार बार अगर उसको रिपीट करते हो, एग्जामिनर उसी में से प्रश्न पूछता है, अगर बार बार आप उसमें से रिपीट करते हो, उसको बार बार पढ़ते हो, तो क्या है? आपके वो माइंड में सेट हो जाता है। तो आपको अगर बौद्ध संगीति के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो एक बार बौद्ध धर्म दर्शन को पढ़िए, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया हुआ है। तो इसमें आगे बौद्ध संगीति के बारे में हम लिखे, इस बौद्ध संगीति में बौद्ध
बौद्ध धर्म दो संप्रदायों दायों, पहला हीनयान व दूसरा है महायान। महायान में विभक्त हो गया। किसमें विभक्त हो गया दोस्तों? हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। मैंने बताया कि जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में महाविभाष नामक ग्रंथ की भी रचना की गई, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो लिखो, इस संगीति में महाविभाष नामक बौद्ध ग्रंथ की भी रचना की गई, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्वकोश कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? कि जो महाविभाष नामक ग्रंथ है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अब जो कनिष्क है, इस कनिष्क के दरबार में मैंने बताया अनेक विद्वान भी रहते थे। तो जो कनिष्क के दरबार में विद्वान में हम सबसे पहले अश्वघोष को देखें, तो अश्वघोष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उस अश्वघोष से प्रेरित होकर ही जो कनिष्क है, उस कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों जो अश्वघोष है, उस अश्वघोष ने अनेक ग्रंथों की रचना की, और उन ग्रंथों के बारे में एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार उनके ग्रंथों के बारे में देखते हैं। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष रहते थे, जिनकी रचनाएं प्रमुख हैं। क्या है? प्रमुख है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें बुद्ध चरित्र के बाद सारिपुत्र प्रकरण के बाद में देखिए शोधरानंद काव्य। तो शोधरानंद काव्य इनका क्या है? एक नाटक है, और जो सारिपुत्र प्रकरण है, ये एक महाकाव्य है। तो लिखो, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? पहली अश्वघोष। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली नोट करो दोस्तों, वो है बुद्ध चरित्र के बाद दूसरी देखें दोस्तों, वो है सारिपुत्र प्रकरण। दोस्तों ये सारिपुत्र प्रकरण है, ये जो अश्वघोष है, इस अश्वघोष का क्या है? महाकाव्य है। क्या है ये? महाकाव्य है। और जो तीसरा है दोस्तों, वो है शोधरानंद। तीसरा क्या है दोस्तों? शोधरानंद। और ये शोधरानंद है दोस्तों, ये शोधरानंद इनका नाटक है। क्या है? ये नाटक है। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है इनमें से कौन सा नाटक है और कौन सा महाकाव्य है, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट विद्वान थे, वो थे नागार्जुन, जो किनके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। तो नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है मध्यमिका सूत्र। उस मध्यमिका सूत्र में इन्होंने जो सापेक्षता का सिद्धांत है, उस सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उस सापेक्षता के सिद्धांत के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो लिखो, नागार्जुन के ग्रंथ। तो नागार्जुन के ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम देखें। एक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। कौन सा दोस्तों? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और प्रज्ञा पारमिता सूत्र के अलावा एक मध्यमिका सूत्र। दोस्तों जो मध्यमिका सूत्र है, इस मध्यमिका सूत्र में क्या है? इसमें इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किया है। किसका दोस्तों? सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन किसमें किया गया है? मध्यमिका सूत्र। और मध्यमिका सूत्र है, ये किसका ग्रंथ है दोस्तों? नागार्जुन का ग्रंथ है। हम देखें जो नागार्जुन है, इन नागार्जुन द्वारा ही सबसे पहले शून्य का आविष्कार किया गया। तो शून्य का आविष्कारक भी कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन को शून्य का आविष्कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य का आविष्कारक भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विद्वान है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करें, तो वो है वसुमित्र। और वसुमित्र ने अभिधम कोश की रचना की। किसकी? अभिधम कोश।
नेक्स्ट वसुमित्र। वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में दोस्तों, संस्कृत भाषा में अभिधम कोश की रचना की। किसकी? अभिधम कोश की रचना की। कौन सी भाषा की बात करें दोस्तों? संस्कृत भाषा में। तो अभिधम कोश की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और रचनाकार कौन है? वसुमित्र। वसुमित्र इसके क्या है? रचना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट विद्वान है वो है चरक। चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है चरक संहिता। क्या लिखा है? चरक संहिता। और ये किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। ये लिख लो चरक, ये भी कनिष्क के दरबारी थे। कनिष्क के दरबारी थे। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। वेद का जनक कहा जाता है। इनकी रचना चरक संहिता है। क्या है दोस्तों? चरक संहिता। तो चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने की। और चरक इनके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। और आयुर्वेद का जनक भी किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के जो और बिंदु हैं उनको हम देखेंगे। तो हमने बात कर ली जो इसके प्रमुख विद्वान थे कनिष्क के, उनके बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो कनिष्क है, उस कनिष्क के शासनकाल के समय हमारे यहाँ 3 प्रमुख शैलियों का विकास हुआ। कितनी शैलियों का? 3 शैलियों का। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। 3 शैलियों का इस समय जन्म हुआ। और इन 3 शैलियों का विकास भी इसी कालखंड को माना जाता है। दोस्तों जो कनिष्क के काल में जो गांधार शैली का जन्म हुआ, इस गांधार शैली में हमें इंडो यूनानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका दोस्तों इंडो यूनानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस कारण इसे हम इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। तो ये लिख लो। कनिष्क के काल में 3 शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी? गांधार, मथुरा एंड अमरावती शैली। कनिष्क की गांधार शैली में हमें इंडो यूनानी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट है जो मथुरा शैली है। उस मथुरा शैली से हमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा और अन्य बौद्धिशत्व के अलावा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हमें कहां से मिली है? मथुरा से मिली है। और कौन से काल की? कनिष्क के काल की मानी जाती है। मथुरा से खड़े बुद्ध की प्रतिमा व बोधिसत्व तथा अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं। कहां से मिली है दोस्तों? मथुरा से। अब मथुरा से हमें एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसका धड़ नहीं है, तो धड़ रहित प्रतिमा मिली है। और उसके बारे में अनुमान ऐसे लगाया जाता है कि ये किसकी है? कनिष्क की है। तो देखो, मथुरा से बिना धड़ वाली प्रतिमा मिली है जिसका अनुमान कनिष्क के साथ लगाया जाता है। किसके साथ लगाया जाता है दोस्तों? कनिष्क के साथ लगाया जाता है कि ये किसने बनाई है? कनिष्क ने इसका निर्माण किया है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जो ये मूर्ति है इस पे महाराज राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? महाराजाधिराज देवपुत्र कनिष्क लिखा हुआ है। तो ये भी लिख लो। लगाया जाता है इस प्रतिमा पर महाराजाधिराज देवपुत्र कनिष्क अंकित है। क्या है? कनिष्क अंकित है। तो दोस्तों ये पढ़ लिया हमने जो उत्तर मौर्य काल है उनके बारे में। अब दोस्तों जो प्रमुख वंश और संस्थापक
और संस्थापक। एक चार्ट बना रहा हूँ दोस्तों, प्रमुख वंशों के नाम लिख रहा हूँ और उनके जो संस्थापक है उनके बारे में हम देखेंगे कि उनके संस्थापक कौन है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस वंश की स्थापना किसने की, ठीक है। तो उस वंश के जो संस्थापक है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, तो वो है शुंग वंश। शुंग वंश, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र मित्र शुंग किसने की, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के बाद में हम देखें दोस्तों तो वो है कर्ण वंश। कर्ण वंश, और कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव किसने की दोस्तों, वासुदेव ने। किसने की, वासुदेव ने। इसके बाद देखेंगे तो वाकाटक वंश, और वाकाटक वंश का जो शासक था वो विंध्य शक्ति था। वाकाटक वंश और शासक था कौन, विंध्य शक्ति। कौन था दोस्तों, विंध्य शक्ति। और वाकाटक के बाद में हम देखेंगे तो सातवाहन, तो सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश का शासक था दोस्तों सिमुक। किसने स्थापना की सातवाहन वंश की, सिमुक ने की। और सातवाहन वंश के बाद में नेक्स्ट वंश हम देखें वो इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश, और श्री शांत मूलक, श्री शांत मूलक। इसके बाद चेदी वंश। चेदी वंश की कौन, महामेघवान चेदी, इसके थे महामेघवान। नेक्स्ट देखें कुषाण। कुषाण वंश के थे दोस्तों कुजुल कड़फिसस। कौन थे, कुजुल कड़फिसस। इसके बाद नेक्स्ट देखें दोस्तों तो वो है पहला वंश। पहला वंश, और पहला वंश का संस्थापक था मित्रदात फर्स्ट। मित्रदात फर्स्ट। तो दोस्तों कुछ ये हमने क्या देखे, ये कुछ शासक देखे हैं जिन्होंने जिस वंश की स्थापना की उनके बारे में एग्जामिनर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों अब हमने मौर्योत्तर काल पढ़ लिया है, इसके बाद हम गुप्त काल पढ़ेंगे, और गुप्त काल में जो पूरा उसका कला साहित्य है उसको पढ़ेंगे, उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जो गुप्तकालीन शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो व्यास एजुकेशन हब है उस व्यास एजुकेशन हब के मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।